नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका परीक्षा स्टडी 24 यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम आपको डीएलएड प्रथम सेमेस्टर के विषय बाल विकास को पढ़ाएंगे। इसमें हम आपको सृजनात्मकता और व्यक्तित्व के बारे में कंप्लीट नॉलेज देंगे। यह टॉपिक आपके सिलेबस में है और इससे आपके पेपर में प्रश्न पूछे ही जाते हैं और इसे पढ़ना इसलिए भी आवश्यक है कि शिक्षक भर्ती टेट में आपके इनसे प्रश्न पूछे ही जाते हैं। टेट में और आपके सुपर टेट जैसे शिक्षक भर्ती बोलते हैं उसका सिलेबस और डीएलएड प्रथम सेमेस्टर का सिलेबस सेम है। तो आप इसे सही तरीके से पढ़ें। देखते हैं दोस्तों, सृजनात्मकता सृजनात्मकता को इंग्लिश में क्रिएटिविटी कहते हैं या हिंदी में से रचनात्मकता भी कहते हैं। आपके पेपर में अगर लिख के आता है कि रचनात्मकता किसे कहते हैं तो इसका मतलब ये है, यह आपसे सृजनात्मकता पूछ रहा है। एग्जामिनर आपसे सृजनात्मकता के बारे में पूछ रहा है। समझते हैं पहले। क्रिएट माने होता है क्रिएट माने होता है उत्पन्न करना या निर्माण करना। क्योंकि किसी भी शब्द को अगर आप उसका अर्थ समझ लेंगे तो आप उसे अपने एग्जाम में लिख सकते हैं। यदि आपको उसका अर्थ ही नहीं पता है तो आप लिख नहीं सकते। तो हमारी कोशिश यह रहती है कि आपको वीडियो में जो हम पढ़ाएं वह आपको सही से समझ में आ जाए। क्योंकि हम पॉइंट टू पॉइंट पढ़ाते हैं और ज़्यादा इधर उधर की बातें न करके हम मेन फोकस रखते हैं कि जो हम पढ़ा रहे हैं उसका अर्थ समझाएं, उससे रिलेटिव जो भी पॉइंट हैं वही समझाए जाएं। क्योंकि जो उससे रिलेटिव पॉइंट होंगे वही आपके दिमाग में रहेंगे तो वो लिख सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा हम एक्सप्लेन करें इधर उधर का तो उससे क्या होगा कि आपको लगेगा कि हाँ सही है, लेकिन उन्हें पॉइंटों को आप एग्ज़ाम में नहीं लिख सकते। तो इसलिए हमारा पर्पस यह रहता है कि आपको पॉइंट टू पॉइंट पढ़ाए जाए, जो भी पॉइंट बताए जाएं वो आप एग्ज़ाम में लिख सकें। देखते हैं दोस्तों, सृजनात्मकता का मतलब क्या है? क्रिएटिविटी। और सृजनात्मकता या रचनात्मकता इस प्रकार आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है। और यहाँ पर क्या है, क्रिएट माने होता है उत्पन्न करना या निर्माण करना। तो इस प्रकार अगर कोई नई चीज उत्पन्न हो रही है या नई चीज का निर्माण हो रहा है तो आप समझ जाना कि वह सृजनात्मकता के अंतर्गत आएगा। तो सृजनात्मकता है यह एक मानसिक क्रिया है। तो यानी कि दिमाग में कुछ नए विचार उत्पन्न हों, नए तरीके से आप किसी टॉपिक के बारे में सोचें या किसी समस्या को हल करने के लिए आप नई तरीके से सोचें। तो ये सभी क्या है, सृजनात्मकता के अंतर्गत आएंगे। तो हमने यहाँ पर आपको इंग्लिश में बताया कि क्रिएट जैसे ही सृजनात्मकता लिखी दिखे कहीं, क्योंकि आपके एग्जाम में हिंदी में ही प्रश्न पूछा जाएगा। तो जैसे ही सृजनात्मकता की डेफिनेशन या कुछ लिखने को आए तो आपके दिमाग में आना चाहिए सृजनात्मकता का मतलब होता है क्रिएटिविटी। और क्रिएटिविटी जब आपके दिमाग में आएगा तो क्रिएट जो शब्द आएगा तो उससे आप अर्थ निकालना कि क्रिएट का मतलब होता है उत्पन्न करना या निर्माण करना। अब देखते हैं इसका अर्थ। नवीन ढंग से सोचना और करना। नवीन मतलब नए ढंग से सोचना और करना। ये क्या कहलाता है? सृजनात्मकता कहलाता है। नए ढंग से सोचना, नवीन ढंग से सोचना और करना क्या कहलाता है? सृजनात्मकता कहलाता है। या फिर नवीन रचना, आप कोई नवीन रचना करें तो वो भी किसके अंतर्गत आता है? सृजनात्मकता के अंतर्गत आता है। क्योंकि आपसे डेफिनेशन में पूछा जा सकता है
कोई डेफिनेशन दी होगी, उसमें अगर नवीन ढंग से सोचना या करना, अगर ये इतना वाक्य उस डेफिनेशन के अंतर्गत है तो आप तुरंत पहचान लेंगे कि यह सृजनात्मकता की डेफिनेशन है। या विकल्प में डेफिनेशन दी हो और पूछा जाए, 4 ऑप्शन दिए हों, सृजनात्मकता, कल्पना, तर्क, चिंतन किसकी है, तो आप अगर नवीन रचना या नवीन ढंग से सोचना या करना ये लिखा है तो इसका मतलब यह है कि यह जो डेफिनेशन है वह सृजनात्मकता की है। और आप अगर बनाकर लिखेंगे तो आप ये पॉइंट से लिख सकते हैं, नवीन ढंग से सोचना और करना सृजनात्मकता कहलाता है। तो इस प्रकार आप सृजनात्मकता के बारे में समझ गए। और जो सृजनात्मकता का आधार होता है वो चिंतन होता है। चिंतन क्यों होता है? क्योंकि आप नई चीज उत्पन्न करेंगे या फिर नए विचार उत्पन्न करेंगे तो उसका क्या करेंगे, पहले चिंतन करेंगे, तभी तो आप नए विचार अपने दिमाग में उत्पन्न कर सकते हैं, नए नए विचारों का निर्माण कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं, अगर पूछा जाता है कि सृजनात्मकता का आशय क्या है या सृजनात्मकता के बारे में बताइए, तो आप क्या लिखेंगे? देखते हैं दोस्तों, वह मानसिक योग्यता जिसके द्वारा व्यक्ति किसी नवीन रचना या विचारों को प्रस्तुत करता है सृजनात्मकता कहलाती है। तो इस प्रकार आप सृजनात्मकता के बारे में ये लिख सकते हैं। एक बार देखते हैं, वह मानसिक योग्यता यानी जो सृजनात्मकता है वह मानसिक योग्यता है जिसके द्वारा व्यक्ति किसी नवीन रचना या विचार को प्रस्तुत करता है सृजनात्मकता कहलाती है। तो इस प्रकार आपने सृजनात्मकता के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट देखते हैं, अगर आती है आपके में कि सृजनात्मकता की परिभाषा लिखिए, तो आप क्या लिखेंगे? किसी के अनुसार लिख देंगे। जैसे यहाँ पर दिया है जेम्स ड्रेवर के अनुसार। जेम्स ड्रेवर ने क्या बताया है? सृजनात्मकता मुख्यतः नवीन रचना या उत्पादन में होती है। इन्होंने बताया है जो सृजनात्मकता है वो मुख्यतः नवीन रचना या उत्पादन में होती है। यह किसने बताया? जेम्स ड्रेवर ने। नेक्स्ट देखते हैं, जेम्स ड्रेवर ने और क्या बताया? अनिवार्य रूप से किसी नई वस्तु का सृजन करना है। यानी जो आपकी सृजनात्मकता है उसके बारे में इन्होंने बताया कि अनिवार्य रूप से किसी नई वस्तु का सृजन करना है। ये सृजनात्मकता के बारे में बता रहे हैं। तो आप इन दोनों डेफिनेशन में से किसी एक को लिख सकते हैं कि सृजनात्मकता मुख्यतः नवीन रचना या उत्पादन में होती है, या फिर अनिवार्य रूप से किसी नई वस्तु का सृजन करना सृजनात्मकता कहलाता है। ये किसने बताया? जेम्स ड्रेवर ने बताया। नेक्स्ट देखते हैं, आपके पेपर में ये प्रश्न पूछा गया है, बालकों में सृजनात्मक विकास किस प्रकार किया जा सकता है? देखते हैं दोस्तों, पॉइंटों में आप लिख सकते हैं इसको। बालक की जिज्ञासा को संतुष्ट करने, जो बालक के अंदर जो विचार उत्पन्न हुए हैं, जो जिज्ञासा उत्पन्न हुई है, उसको आप संतुष्ट करेंगे या उसके अंदर जो उसके दिमाग में जो विचार चल रहे हैं उनका हल आप बताएंगे। तो इस प्रकार आप सृजनात्मकता का विकास कर सकते हैं। तो इसमें यही पॉइंट में बताया गया है कि बालक की जिज्ञासा को संतुष्ट करने से ही सृजनात्मकता का विकास होता है। नेक्स्ट देखते हैं, बालक की ध्यान केंद्रित करने की शक्ति में सहयोग करके सृजनात्मकता का विकास कर सकते हैं। जो बालक के ध्यान केंद्रित करने की शक्ति है उसमें आप सहयोग करके सृजनात्मकता का विकास कर सकते हैं। क्योंकि जब बालक किसी कह सकते हैं कि अगर वह इधर उधर भटकेगा नहीं, जो वह सोच रहा है उस पर ध्यान केंद्रित करेगा, तो उससे क्या होगा कि वह सृजनात्मकता यानी नए विचारों को वह उत्पन्न कर सकता है। तो इस प्रकार आप ये 2 पॉइंट हमने आपको बताए। नेक्स्ट देखते हैं,
बालक की जो चिंतन शक्ति होती है, जो बालक की चिंतन शक्ति है, उसमें सहयोग करके सृजनात्मकता का विकास कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, बालक की जो कल्पना शक्ति है उसमें सहयोग करके सृजनात्मकता का विकास कर सकते हैं। तो इस प्रकार आप ये 4 पॉइंट लिख सकते हैं। ये आपके में प्रश्न पूछा गया था कि बालकों में सृजनात्मक विकास किस प्रकार किया जा सकता है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हमने लिखे हैं, ये आपके पेपर में पूछे जाते हैं। देखते हैं दोस्तों, सृजनात्मकता के मापन का प्रमुख प्रयास, जो प्रमुख प्रयास था वो किसने किया था सृजनात्मकता को मापने के लिए? ये किसने किया था? गिलफोर्ड ने किया था। किसने किया था? गिलफोर्ड ने। सृजनात्मकता मापन अपसारी चिंतन पर आधारित होता है। आपसे पूछा जा सकता है जो सृजनात्मकता का मापन है किस पर आधारित होता है? तो यह किस पर आधारित होता है? अपसारी चिंतन पर आधारित होता है। नेक्स्ट देखते हैं, इसके मापन में मुक्त उत्तर वाली प्रश्नावली विधि, यानी सृजनात्मकता मापन के लिए मुक्त उत्तर वाली प्रश्नावली विधि का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? मुक्त उत्तर वाली प्रश्नावली विधि का उपयोग किया जाता है। इस परीक्षण की जो अवधि होती है वो 10 मिनट होती है। कितनी होती है? 10 मिनट होती है। अपसारी चिंतन सृजनात्मक बालक का चिंतन होता है। आपके पेपर में पूछा जा सकता है जो अपसारी चिंतन है वो किस प्रकार के बालकों का चिंतन होता है? तो ये सृजनात्मक बालकों का चिंतन होता है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, सृजनात्मकता की विशेषताएं या घटक। आपके पेपर में घटक पूछे गए हैं कि सृजनात्मकता के घटक बताइए। तो इस प्रकार देखते हैं, मौलिकता, नवीनता, क्योंकि आपने डेफिनेशन में भी देखा है कि नवीन, जो नवीन शब्द आया है, नया करना, नए विचार या नई रचना। तो इस प्रकार देखते हैं घटक कौन से? मौलिकता, नवीनता, नवनीता। नवनीता का मतलब होता है फ्लेक्सिबल। जो फ्लेक्सिबल होता है वह धारा प्रवाहता या प्रवाह, निरंतरता, विस्तार, लोचनीयता, कल्पनाशीलता, सार्वभौमिकता, जिज्ञासा, साहसी, दृढ़ निश्चयी, स्वकेंद्रता, ध्यान केंद्रित करने की शक्ति, विचारों में व्यवहार्यता। ये सभी सृजनात्मकता की विशेषताएं हैं या फिर सृजनात्मकता के घटक हैं। इसमें से आपके पेपर में ये पूछा गया था कि नवीनता, लोचनीयता, लोचनीयता, धारा प्रवाहता, ये सब किसके घटक हैं? ये पूछा गया था आपके पेपर में। तो ये सृजनात्मकता के घटक हैं। इस प्रकार आपने सृजनात्मकता का टॉपिक पढ़ा। एक बार रिवाइज करते हैं इसको, क्योंकि यह आपके पेपर की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इससे आपके पेपर में प्रश्न लगभग पूछे ही जाते हैं। सृजनात्मकता, इंग्लिश में जिसे क्रिएटिविटी कहते हैं, इसका अर्थ है नवीन ढंग से सोचना या करना। सृजनात्मकता का जो आधार होता है वह चिंतन होता है, यानी अगर हम कहें तो वह मानसिक योग्यता जिसके द्वारा व्यक्ति किसी नवीन रचना या विचार को प्रस्तुत करता है सृजनात्मकता कहलाती है। इसकी अगर परिभाषा लिखने को आए तो आप लिख सकते हैं, जेम्स ड्रेवर के अनुसार सृजनात्मकता मुख्यतः नवीन रचना या उत्पादन में होती है। नेक्स्ट देखते हैं, जो सृजनात्मकता में बालकों में सृजनात्मकता विकास किस प्रकार किया जा सकता है, यानी बालकों की ध्यान केंद्रित करने की शक्ति में सहयोग करके, बालकों की जिज्ञासा को संतुष्ट करके, बालकों की चिंतन शक्ति में सहयोग करके और बालकों की कल्पना शक्ति में सहयोग करके।
सृजनात्मकता के मापन का प्रमुख प्रयास गिलफोर्ड ने किया था। किसने किया था? गिलफोर्ड ने। सृजनात्मकता का मापन अपसारी चिंतन पर आधारित होता है। किस पर आधारित होता है? अपसारी चिंतन पर। इसके मापन में मुक्त उत्तर वाली प्रश्नावली विधि का प्रयोग किया जाता है, और मुक्त उत्तर वाली प्रश्नावली जो विधि होती है, इसका जो समय होता है वो 10 मिनट का होता है। अपसारी चिंतन सृजनात्मक बालक का चिंतन होता है। जो अपसारी चिंतन होता है वो किस प्रकार के बालक का चिंतन होता है? सृजनात्मक बालक का। और सृजनात्मकता के जो घटक या विशेषताएं कौन कौन सी हैं? मौलिकता, नवीनता, नवनीयता, धारा प्रवाहिता, निरंतरता, विस्तार, लोचनीयता, कल्पनाशीलता, सार्वभौमिकता, जिज्ञासा, साहसी, दृढ़ निश्चयी, स्वकेंद्रिता, ध्यान केंद्रित करने की शक्ति, व्यवहार, विचारों में व्यवहारिता। तो आप ये पॉइंट लिख सकते हैं घटक में या विशेषता में। अगर लिखने को आता है सृजनात्मकता की विशेषता लिखिए, तो आप इसे एक लाइन इस पॉइंट से बना सकते हैं कि सृजनात्मकता क्या होती है? मौलिकता, सृजनात्मकता में मौलिकता होती है, सृजनात्मकता में नवीनता होती है, सृजनात्मकता में नवनीयता होती है, सृजनात्मकता में धारा प्रभाविता होती है, सृजनात्मकता में निरंतरता होती है, सृजनात्मकता में विस्तारिता होती है। तो इस प्रकार आप पॉइंट बनाकर लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, व्यक्तित्व। व्यक्तित्व के बारे में समझते हैं। जो व्यक्तित्व होता है उसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं? पर्सनैलिटी। आपने सुना होगा कि यह व्यक्ति की पर्सनैलिटी कैसी है, तो जो वही पर्सनैलिटी है। लेकिन आप किसी व्यक्ति की पर्सनैलिटी कैसे पता कर सकते हैं? उसके जो रूपरेखा है, उसके साथ साथ उसके जो गुण हैं, जो व्यवहार हैं, उससे ये सभी का सहयोग होता है। सभी जितने भी गुण हैं सभी चेक किए जाते हैं। वो होता है क्या? व्यक्तित्व होता है। समझते हैं दोस्तों व्यक्तित्व के बारे में। व्यक्तित्व का अर्थ पूछा जाए तो क्या लिखेंगे? अंग्रेजी भाषा के पर्सनैलिटी शब्द का अर्थ है व्यक्तित्व। जो पर्सनैलिटी शब्द है अंग्रेजी, उसका अर्थ है, जो अंग्रेजी भाषा के पर्सनैलिटी जो शब्द है उसका अर्थ क्या है? व्यक्तित्व। यह शब्द लैटिन भाषा के पर्सोना, किससे बना है? पर्सोना से लिया गया है, जिसका अर्थ नकली चेहरा, मुखौटा, नकाब होता है। यानी यह शब्द जो पर्सनैलिटी शब्द है, यह लैटिन भाषा के पर्सोना से लिया गया है। और पर्सोना का अर्थ क्या है? नकली चेहरा, मुखौटा या नकाब होता है। इस प्रकार आप देखेंगे इसका अर्थ क्या बनेगा? व्यक्ति के वे आंतरिक, यानी आंतरिक जो अंदर के, व बाह्य गुण जिससे समाज में उसकी पहचान बने, उन्हें व्यक्तित्व कहते हैं। हमने आपको बताया था आंतरिक और बाह्य गुण। आंतरिक और बाह्य गुण, बाहरी गुण तो आपको दिखाई देते हैं और आंतरिक गुण आप महसूस कर सकते हैं। जैसे उसका चलने का स्टाइल, बात करने की स्टाइल, और उसके जो व्यवहार होता है, दया, सभी के प्रति दया की भावना। तो ये सभी आप देखेंगे आंतरिक और बाह्य गुण, तो वो सभी क्या कहलाएंगे? उसका व्यक्तित्व कहलाता है। या फिर हम कह सकते हैं, या फिर ये डेफिनेशन आप लिख सकते हैं अर्थ में, व्यक्ति का संपूर्ण व्यवहार जो उसकी समस्त विशेषताओं के योग को व्यक्त करता है। व्यक्ति का संपूर्ण व्यवहार जो उसकी समस्त विशेषताओं के योग को व्यक्त करता है, व्यक्तित्व कहलाता है। तो इस प्रकार आपने व्यक्तित्व के बारे में समझा। नेक्स्ट देखते हैं व्यक्तित्व की परिभाषा। गिलफोर्ड के अनुसार, गिलफोर्ड ने क्या बताया है? व्यक्तित्व गुणों का समन्वित रूप है। व्यक्तित्व गुणों का समन्वित रूप है। वाटसन ने क्या बताया है?
हम जो कुछ भी करते हैं वही व्यक्तित्व है। यह किसने बताया? वाटसन ने। और गिलफोर्ड ने बताया था व्यक्तित्व गुणों का समन्वित रूप है। वुडवर्थ के अनुसार देखते हैं व्यक्तित्व। व्यक्तित्व व्यक्ति के व्यवहार की एक समग्र गुणात्मकता है। यह किसने बताया? वुडवर्थ ने। वैलेंटाइन के अनुसार देखते हैं व्यक्तित्व जन्मजात एवं अर्जित प्रवृत्तियों का योग है। व्यक्तित्व क्या है? जन्मजात और अर्जित प्रवृत्तियां, इन सब का क्या है? योग है। तो इस प्रकार आपने गिलफोर्ड, वाटसन, वुडवर्थ और वैलेंटाइन की परिभाषाएं देखी। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों व्यक्तित्व के प्रकार। ये आपके पेपर में कई बार पूछा गया है। व्यक्तित्व के प्रकार जुंग या युंग के अनुसार, या आपके पेपर में जुंग लिख के आ सकता है कि व्यक्तित्व के प्रकार किसने दिए हैं, तो आप लिख सकते हैं जुंग या युंग। दोनों का मतलब एक ही है। के अनुसार व्यक्तित्व के प्रकार 3 होते हैं। कौन कौन से प्रकार होते हैं? अंतर्मुखी, बाह्यमुखी और उभयमुखी। जो अंतर्मुखी होते हैं वो क्या होते हैं? वह व्यक्ति स्वयं में ही रुचि रखता है, उसे दूसरे व्यक्ति से कोई मतलब नहीं। और बाह्यमुखी होते हैं वह दूसरे व्यक्ति से, जो समाज में और भी व्यक्ति हैं उससे क्या रखता है? संबंध रखता है। उभयमुखी, उभयमुखी में दोनों ही गुण पाए जाते हैं, अंतर्मुखी के और बाह्यमुखी के। अब इसे समझते हैं। अंतर्मुखी, अंतर्मुखी व्यक्ति वे होते हैं जिनकी रुचि स्वयं से होती है। जिनकी रुचि किससे होती है? स्वयं से। तो इस प्रकार के जो व्यक्ति होते हैं वो स्वार्थी होते हैं। अपना स्वार्थ है तो दूसरे से मतलब नहीं तो नहीं, मतलब स्वयं से ही यह स्वार्थी होते हैं। तो इस प्रकार के जो व्यक्ति होते हैं वो कौन कौन होते हैं? रचनाकार, लेखक बनने के लिए यह उचित व्यक्तित्व है। रचनाकार और लेखक बनने के लिए यह उचित व्यक्तित्व है। तो इस प्रकार के जो व्यक्ति होंगे वो रचनाकार और लेखक होंगे। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों वैमुखी। वैमुखी के बारे में देखते हैं। वैमुखी व्यक्ति वे होते हैं जिनकी रुचि बाह्य जगत यानी समाज से होती है। यह दूसरों की मदद करने वाले होते हैं। शिक्षक तथा नेता बनने के लिए यह उचित व्यक्तित्व है। तो हम कह सकते हैं इस प्रकार के जो व्यक्ति होंगे वह शिक्षक और नेता होंगे, जो समाज से संबंधित होंगे, जो समाज की सेवा करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों उभयमुखी। उभयमुखी व्यक्ति वे होते हैं जिनमें कुछ अंतर्मुखी तथा कुछ बहिर्मुखी गुणों यानी दोनों ही गुण पाए जाते हैं। समायोजित तथा उचित व्यक्तित्व दर्शाने के लिए यह उचित यानी समायोजित तथा उचित व्यक्तित्व दर्शाने के लिए यह जो व्यक्तित्व है यानी उभयमुखी व्यक्तित्व उचित है। तो इस प्रकार आपने देखा कि अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी ये किसने बताए हैं? जुंग ने बताए हैं। व्यक्तित्व के प्रकार कभी कभी आपसे पूछ सकता है कि अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी का प्रकार किसने बताया? तो जुंग ने बताया। ये आप ध्यान रखना। और इसके बारे में भी बताया हमने। अंतर्मुखी जो स्वयं जो यानी ऐसे व्यक्ति जो स्वयं में रुचि रखें, बहिर्मुखी जो समाज में रुचि रखें, उभयमुखी जो अंतर्मुखी और बहिर्मुखी के गुण पाए जाते हों, तो ऐसे उभयमुखी में आते हैं, वो उभयमुखी के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों व्यक्तित्व के प्रमुख सिद्धांत। ये आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं और पूछे भी गए हैं। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत यह किसने दिया? सिगमंड फ्रायड ने। शरीर रचना सिद्धांत यह सेल्डन का है, सेल्डन का। विशेषक सिद्धांत यह कैटल का है। तो इस प्रकार ये आपके व्यक्तित्व के सिद्धांत हैं। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों
व्यक्तित्व मापन की विधियाँ। व्यक्तित्व मापन की विधियाँ ये आपके पेपर में पूछी ही जाती हैं। आप प्रीवियस ईयर पेपर उठाकर देखेंगे और इसे हम आपको सरल तरीके से बताएंगे। क्या क्या पूछा जाता है पेपर में, वह पॉइंट बताएंगे आपको। तो यहाँ पर क्या है, आपके पेपर में पूछा गया था कि व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपण विधियाँ बताइए। तो पहले हम समझते हैं व्यक्तित्व मापन की विधियाँ। जो व्यक्तित्व मापन की जो विधियाँ होती हैं वह दो प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? प्रक्षेपण विधियाँ और अप्रक्षेपण विधियाँ। प्रक्षेपण विधियाँ और अप्रक्षेपण विधियाँ, यानी व्यक्तित्व मापन की दो विधियाँ हैं, प्रक्षेपण विधियाँ, अप्रक्षेपण विधियाँ। इसमें देखते हैं दोस्तों, अगर पूछा जाता है कि प्रक्षेपण विधियाँ किसे कहते हैं तो आप लिख सकते हैं जिसमें अचेतन मन का अध्ययन किया जाता है वह प्रक्षेपण विधियाँ कहलाती हैं। और अप्रक्षेपण विधियाँ, जो आपकी अप्रक्षेपण विधियाँ हैं उसमें क्या आता है, चेतन मन का अध्ययन किया जाता है। यहाँ पर आप लिख लेंगे, ये गलत लिखा है, यहाँ लिखेंगे अप्रक्षेपण, अप्रक्षेपण लिखेंगे। यहाँ पर छूट गया है आपका, अप्रक्षेपण विधियाँ लिखेंगे यहाँ पर। जैसे ये प्रक्षेपण है उसी प्रकार यहाँ अप्रक्षेपण विधियाँ। अगर पूछा जाता है अप्रक्षेपण विधियाँ किसे कहते हैं तो आप लिख सकते हैं इसके अंतर्गत या वह विधियाँ जिसमें चेतन मन का अध्ययन किया जाता है उसे अप्रक्षेपण विधियाँ कहते हैं। तो व्यक्तित्व मापन की विधियाँ दो होती हैं, प्रक्षेपण विधियाँ, अप्रक्षेपण विधियाँ। अब देखते हैं प्रक्षेपण विधियाँ के अंतर्गत कौन कौन सी आती हैं। एक है आपकी रोरसा परीक्षण, रोरसा परीक्षण या स्याही धब्बा परीक्षण। रोरसा परीक्षण या स्याही धब्बा परीक्षण के प्रतिपादक हैं रोरसा। ये आप ध्यान रखना क्योंकि पूछा जाता है रोरसा परीक्षण या स्याही धब्बा परीक्षण के प्रतिपादक कौन हैं, रोरसा, हरमन रोरसा। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, दूसरी प्रक्षेपण विधि कौन सी है, प्रसंगात्मक बोध परीक्षण। प्रसंगात्मक बोध परीक्षण या आपसे पूछा जा सकता है टीएटी परीक्षण, टीएटी परीक्षण, या फिर ऐसे हिंदी में लिख सकता है टीएटी परीक्षण। तो इसके जो प्रतिपादक हैं वो हैं मरे एंड मॉर्गन। कौन है? मरे एंड मॉर्गन। नेक्स्ट देखते हैं बाल प्रसंगात्मक बोध परीक्षण। बाल प्रसंगात्मक बोध परीक्षण जिसे कहते हैं सीएटी परीक्षण या हिंदी में कह सकते हैं सीएटी परीक्षण। तो इसके जो प्रतिपादक हैं वो कौन है? बेलॉक हैं। नेक्स्ट देखते हैं वाक्य या कहानी पूर्ति परीक्षण। वाक्य या कहानी पूर्ति परीक्षण। नेक्स्ट देखते हैं, इस प्रकार आपने प्रक्षेपण विधियों के बारे में पढ़ा जिसमें आपकी चार विधि, महत्वपूर्ण चार विधि आती हैं ये आपकी। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों अप्रक्षेपण विधियों के अंतर्गत, अप्रक्षेपण विधियों के अंतर्गत आत्मनिष्ठ विधि, वस्तुनिष्ठ विधि, मनोविश्लेषणात्मक विधियाँ ये आती हैं। आत्मनिष्ठ विधियाँ, वस्तुनिष्ठ विधियाँ और मनोविश्लेषणात्मक विधियाँ। अब आत्मनिष्ठ विधि में, जो आत्मनिष्ठ विधि है उसके अंतर्गत आत्मकथा, जीवन वृत्त, साक्षात्कार और प्रश्नावली आती है। अगर आपसे पूछा जाए कि व्यक्तित्व की आत्मनिष्ठ विधियाँ लिखिए तो आप लिखेंगे आत्मकथा, जीवन वृत्त, साक्षात्कार और प्रश्नावली। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं वस्तुनिष्ठ विधियाँ। इसके अंतर्गत क्या आते हैं? निरीक्षण विधि, निष्पादन परीक्षण, परिस्थिति परीक्षण, समाज मिति। अगर आपसे पूछा जाए कि वस्तुनिष्ठ विधियाँ यानी व्यक्तित्व की वस्तुनिष्ठ विधियाँ कौन कौन सी होती हैं तो आप लिख सकते हैं इनको। नेक्स्ट देखते हैं व्यक्तित्व की मनोविश्लेषणात्मक विधियाँ पूछा जाए तो मुक्त साहचर्य, स्वप्न विश्लेषण। तो इस प्रकार हमने चार्ट के माध्यम से आपको ये सभी विधियों के बारे में समझा दिया है। अब देखते हैं रोरसा परीक्षण।
जिसे स्याही धब्बा परीक्षण कहते हैं। ये आपके पेपर में लिखने को आता है कि रोरसा परीक्षण या स्याही धब्बा परीक्षण के बारे में बताइए, तो आप लिख सकते हैं। इस परीक्षण में जो यह परीक्षण होता है, इसमें कितने कार्ड होते हैं? 10 कार्ड होते हैं, जिन पर स्याही के धब्बे, यानी जिन पर क्या होता है, 10 कार्ड होते हैं जिन पर स्याही के धब्बे जैसी आकृतियां बनी होती हैं, यानी स्याही के धब्बे द्वारा कुछ आकृतियां बनाई जाती हैं। ये आकृतियां 5 कार्डों पर काले और 2 कार्डों पर काले व लाल तथा 3 कार्डों पर विभिन्न रंगों की होती हैं। कौन? ये आकृतियों द्वारा कुछ चित्र बनाए जाएंगे। अब क्या करेंगे? परीक्षार्थी को एक एक करके ये कार्ड दिखाने के उपरांत आकृति के बारे में पूछा जाता है। क्या करेंगे? ये कार्ड दिखाएंगे एक एक कर, और उस पर जो स्याही के धब्बे द्वारा जो आकृति बनाई गई हैं उन्हें पूछेंगे। और आपके पेपर में ये भी पूछा जाता है, यह परीक्षण कितने वर्ष की आयु के बच्चों के लिए होता है? तो यह 13 से 19 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए होता है। और यहाँ से एक प्रश्न और पूछा जाता है, यह परीक्षण में कितने कार्ड होते हैं? तो इस परीक्षण में 10 कार्ड होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, टीएटी परीक्षण, जिसे प्रसंगात्मक बोध परीक्षण कहते हैं। तो इसमें कितने होते हैं? इस परीक्षण में 30 चित्रों के कार्ड होते हैं। स्याही धब्बा में 10 कार्ड थे, इसमें 30 जिस पर चित्र बने हैं, 30 कार्ड हैं जिस पर क्या है? चित्र बने हैं। और स्याही धब्बा में 10 कार्ड थे जिस पर धब्बे द्वारा आकृति बनी थी। देखते हैं दोस्तों, इस परीक्षण में 30 चित्रों के कार्ड होते हैं। एक कार्ड सादा होता है, यानी एक प्लेन का जो कार्ड होता है जिस पर कुछ चित्र नहीं बने होते हैं। कुल कार्ड हो गए 31। बालक को चित्र दिखाकर सादा कार्ड पर कहानी लिखने को कहा जाता है। जो एक सादा कार्ड होगा उस पर कहानी लिखने को कहा जाएगा। जो 30 कार्ड हैं वो उन पर जो चित्र हैं उसे दिखाकर। और यह परीक्षण 14 वर्ष की आयु से अधिक 14 वर्ष की आयु से अधिक बालक बालिकाओं के लिए उपयोगी है, अर्थात किशोर एवं प्रौढ़ व्यक्ति के लिए उपयोगी है। क्योंकि विकल्प में आपके में प्रश्न पूछा गया था कि जो टीएटी परीक्षण है वह किस प्रकार के व्यक्तियों के लिए उपयोगी है, तो वह किशोर एवं प्रौढ़ व्यक्तियों के लिए उपयोगी है, यानी कि 14 वर्ष की आयु से अधिक बालक बालिकाओं के लिए उपयोगी है। और इसमें 30 कार्ड चित्रों वाले कार्ड होते हैं, 30 कार्ड, और एक ब्लैंक कार्ड होता है खाली। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, बाल प्रसंगात्मक बोध परीक्षण, जिसे सीएटी परीक्षण कहते हैं। इसे समझते हैं। इस परीक्षण में कितने कार्ड होते हैं? 10 चित्रों के कार्ड होते हैं जिन पर जानवरों के चित्र बने होते हैं। जिन पर क्या है? जानवरों के चित्र बने होते हैं। इन कार्डों पर बने चित्रों को दिखाकर बालकों से प्रश्न पूछा जाता है। यह परीक्षण 3 वर्ष से लेकर 10 वर्ष की आयु के बालकों के लिए उपयोगी होता है। तो इस प्रकार आपने देखा कि बाल प्रसंगात्मक बोध परीक्षण, या जिसे सीएटी परीक्षण कहते हैं, इसमें 10 चित्र होते हैं जिन पर जानवरों के 10 चित्रों के कार्ड होते हैं जिन पर जानवरों के चित्र बने होते हैं। उन चित्रों को दिखाकर बालकों से प्रश्न पूछे जाते हैं। और यह कितने वर्ष के बालकों के लिए उपयोगी है? 3 से 10 वर्ष की आयु के लिए। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, वाक्य या कहानी पूर्ति परीक्षण। वाक्य या कहानी पूर्ति परीक्षण, इसे समझते हैं। इस परीक्षण का विकास पाइनवा, इस परीक्षण का जो विकास है वह पाइनवा टेंडलर ने 1930 में किया था। इस दिशा में सबसे सराहनीय कार्य रोटर्स ने किया। भारत में भी विश्वनाथ मुखर्जी ने ऐसे परीक्षण का निर्माण किया। इस परीक्षण में बालकों को कुछ अधूरे वाक्य को पूरा करने के लिए दिए जाते हैं, यानी कुछ अधूरे वाक्य होते हैं उन्हें पूरा करने के लिए दिया जाता है। भारत में विश्वनाथ मुखर्जी ने इस परीक्षण का निर्माण किया था, और विदेश में पाइनवा टेंडर ने 1930 में किया था।
इस प्रकार आपने सृजनात्मकता और व्यक्तित्व के बारे में डीपली नॉलेज ली और हमने आपको आपके सिलेबस और जो आपके पेपर में प्रश्न पूछे जाते हैं उसके अनुसार आपको कराया। तो आप वीडियो को शेयर करें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू दोस्तों।